आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे समाज के ऊपर। जानेंगे हम सभी समाज की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में, भेद के सरल उदाहरण समझेंगे और साथ-साथ कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ तरीके से मैं आपको बताऊँगा ताकि आप किसी शब्द को देखकर जल्दी से पहचान सकें कि उस शब्द के पीछे कौन-सा समाज छिपा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं परिभाषा के साथ। समास की परिभाषा। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब हुआ छोटा करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। अब अगली बात आती है, कई बार पूछ लिया जाता है समस्त पद क्या होता है? जो समास के नियमों के साथ, यानी जो 2 शब्द मिले थे उसके बाद जो एक नया शब्द बना था उसे हम समस्त पद या फिर समासिक शब्द कहते हैं। दूसरा है पूर्व पद और उत्तर पद। यानी पूर्व पद होता है जो 2 शब्द मिल रहे थे, जिसमें पहला वाला जो पद होगा, जो पहला वाला जो शब्द होगा वो उसका पूर्व पद कहलाएगा और जो पीछे वाला जो उसका शब्द होगा, वो उसका उत्तर पद कहलाएगा। यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से ही समस्त पद बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। आइए इसके भेद के बारे में जानते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इसके एक-एक करके हम जानते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में, उसके उदाहरणों के बारे में। हाँ, इस वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन का सेट दिया गया है, जिसको आप हल करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि वीडियो में आपने कितना सीखा है, कितना समझा है। आइए बात करते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास की। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद अभी मैंने बताया जो पीछे वाला भाग होता है, एवं पूर्व पद गौण हो, यानी आगे वाला उसका जो पद होगा वो गौण होगा, उसको हम नहीं बोलेंगे या गिनेंगे, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 हमारे चिन्ह बन जाते हैं, बच जाते हैं कारक के, उनका प्रयोग मिलता है, उनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कुल मिला के अगर मैं सीधी-सी बात आपको समझाऊँ तत्पुरुष समास में, हमने पिछली वीडियो में कारक पढ़े थे, अगर आपने कारक की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जिसमें हमने उसके 8 भेद पढ़े थे। इसके अंदर ध्यान रखना है तत्पुरुष के अंदर संबोधन और कर्ता कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक चिन्ह बच जाते हैं, अगर किसी शब्द के अंदर वो कारक चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारा वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे है राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें कौन-सा कारक हो गया हमारा? संबंध कारक हो गया। अगला है मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला या फिर चिड़ी मार, ये इसके साथ सबसे जो नीचे दिया गया है, चिड़ी मार और मुँह तोड़, ये दोनों ही क्या हुए अब हमारे कर्म कारक हुए। जन्मान, जो जन्म से अंधा हो, ये हमारा कर्म करण कारक हुआ। तो इस तरीके से आपने जाना कि किस प्रकार से इसके अंदर हमें कारक चिन्ह पाए जाते हैं, जो शब्द जिनको अलग-अलग करने से, विभक्त करने से, अलग करने से हमें दिखता है कि इसके अंदर जोड़ा गया है, किसके किसकी सहायता से कारक चिन्ह छिपे हुए थे और जिसको जोड़ने से हमारा एक नया शब्द बना था, तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाया। आगे बात करते हैं अव्ययीभाव समास। सबसे पहले बात कर लेते हैं अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, कारक, काल इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, यानी जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, यानी वाक्य के हिसाब से इसके अंदर कोई लिंग का, कारक का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे हमारे कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा है, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी पहला पद अव्यय हो, जो नहीं बदलता, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। आइए नीचे देखते हैं इसमें उदाहरण, जैसे आजन्म, जन्म पर्यंत, यथावधि, अवधि के अनुसार, यथाक्रम, कर्म के अनुसार। अब देखिए इसमें कुछ मैंने अव्ययभाव समास के कुछ ऐसे विशेष शब्द दिए हैं जो कि ज्यादातर हमें शब्दों के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर। और नीचे 2 और उदाहरण दिए हैं मैंने, रातों रात, दिनों दिन। देखिए इसमें अगर मैं ट्रिक बताऊँ आपको, तो इसमें सीधा-सा तरीका पहचानने का हमारे पास ये है कि पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हमें जो नीचे के 2 उदाहरण, पहले उस पे बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपको रातों रात और दिनों दिन दिख रहे हैं, रातों रात, दिनों दिन में आपको हमेशा अगर कोई ऐसा शब्द दिखता है, तो इसमें आप देखोगे कोई विलोम नहीं है, कोई दोनों शब्द एक ही जैसे हैं। और दूसरी बात, अगर रातों रात लिखते हैं तो उसका अर्थ हमारा एक ही निकलता है, यानी कुछ और नहीं निकल रहा, इसमें एक ही शब्द का सीधा अर्थ है। जैसे रात-रात में कहते हैं ना, तो रातों रात हो गया। तो रात-रात में की जगह हमने रातों रात अगर कहा, तो रातों रात जो अलग से रात लिखा है और आगे जो रातों लिखा है, उसका अर्थ कोई नहीं निकलता, वो अपरिवर्तनीय है, अव्यय है हमारा। तो कहने का सेंस ये है मेरा कुल मिला के कि ऐसे शब्द हमें देखने को अव्ययभाव समास में मिलते हैं हमेशा, जो
दिखते हमेशा एक जैसे, जैसे दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, ना ही ये विलोम है और ना ही जो अगला एक शब्द जो इसका आगे वाला पद होगा उसका कोई अपना अर्थ निकल रहा होगा उस हिसाब से। यानी कुल मिला के अर्थ एक ही निकल रहा होगा, लेकिन हमने फिर भी दो शब्द जोड़ के हम अक्सर जो कई बार शब्द बोलते हैं वे हमारे अव्ययभावी समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ट्रिक ये है, जो ऊपर के उदाहरण दिए हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें एक निरंतरता का भाव दिखेगा। जैसे कि इसके अन्य उदाहरण भी हमने कई बार पढ़े होंगे अपने उसमें, जैसे आजीवन, आभरण, आमरण, यानी जो जो कि चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, वो हमारा अव्ययभावी समास कहलाता है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो उसको समझने में, तो सबसे आसान तरीका है कि बाकी के आपको जो समास है उन सभी को अगर आप समझ लेंगे, जैसे कि अभी तत्पुरुष में हमने समझा कि भाई कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं। आगे में हम कर्मधारय में जानेंगे और बाकियों में भी जानेंगे कि कैसे हम पहचाने। तो बाकियों को अगर हम सरलता से पहचान जाते हैं तो अव्ययभावी समास बचा हुआ जो होगा आपको अव्ययभावी समास ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम सभी कर्मधारय समास के ऊपर। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो, यानी और दूसरा पद विशेष्य होता है। आपने आपको मैंने विशेषण और विशेष्य की वीडियो करवाई है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि पता लग सके विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण भी होता है जो कि हमें विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं वो विशेषता होता है। ठीक है, विशेष्य होता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध चल रहा हो, पता लग रहा होता है। यानी कुल मिला के इसमें हमें कर्मधारय समास में पता लगता है कि किसी प्रकार की विशेषता बताई जा रही है, किसी प्रकार की विशेषता दिख रही है। सीधी सी बात है, इसको अगर याद करके रखना है आपको, जो कि मैंने भी जैसे याद किया था, इसमें सीधा सा तरीका ये है कि यदि आप कर्म करते हैं तो ये आपकी विशेषता है, क्योंकि कोई कर्म करेगा ये उसकी विशेषता ही हुई ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमुख में चंद्रमा के समान मुख वाला, ये उसकी विशेषता हुई। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान या नीला है जो गगन। तो कहने का मतलब इसमें हमें सब जगह पर विशेषता दिख रही है, तो वहां पे हमारा क्या हुआ, कर्मधारय समास हो गया। आगे बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास होता है, सीधी सी बात है, इसके अंदर ही शब्द के अंदर दो दिख रहा है हमें, अगर ध्यान से हम द्विगु बोले तो दो का उच्चारण होता हुआ दिख रहा है। तो वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी हमें वहां पे संख्यावाचक अगर कोई भी शब्द दिखता है तो सीधे सीधे तौर पे हमारा क्या हुआ, द्विगु समास कहलाया। जैसे कि त्रिलोक हो गया, नवरात्र हो गया, अठन्नी हो गया, पंचतत्व हो गया, शताब्दी हो गया, 100 सालों का समूह शताब्दी कहलाता है, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह कहलाता है। तो हमने आसानी से समझा कि किस प्रकार से जहाँ पे संख्या का बोध होता है जिस शब्दों के माध्यम से, वे हमारे द्विगु समास कहलाते हैं। आगे बात करते हैं जो है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, कई बार हमारे मन के अंदर किसी बात को लेकर द्वंद्व चल रहा होता है, यानी दो बातें चल रही होती हैं, किसी बात को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें चल रही होती है, पक्ष और विपक्ष, यानी विलोम विलोम चीजें चल रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहां पे भी हमें किसी शब्द के अंदर ऐसे शब्द दिखे जहाँ के विलोम दिख रहे हो आपस में, वे हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। बाकी आप परिभाषा देख सकते हैं इसकी, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं ऐसे योजक लुप्त हो जाते हैं, वे हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। ये अक्सर हमेशा सीधी सी बात है, इसको अगर हमें पहचानना है तो द्वंद्व में हमेशा ज्यादातर हमारे विलोम शब्द वाले आते हैं। जैसे कि पाप पुण्य एक दूसरे के विपरीत हुए, सीता राम, ऊंचा ऊंच नीच, ठीक है, अंजल, खरा खोटा। तो यानी हमें यहाँ पे जो शब्द दिख रहे हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें सीधी सी बात है, बहुव्रीहि में क्या होता है, हम जो शब्द देखते हैं उसका जो अर्थ ग्रहण करते हैं वो कुछ और ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अगर गिरधर की बात करें तो सीधा हमारे दिमाग में कृष्ण कृष्ण की बात आ जाती है। अगर गजानन की बात करें तो गणेश की बात आ जाती है, त्रिनेत्र की बात करें तो शिव जी की बात आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जिन शब्दों को देखकर हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में अगर कुछ और ही नया, कुछ और हमारा ध्यान चला जाता है, किसी और चला जाता है, तो इसका मतलब वहां पे हमारा बहुव्रीहि समास होता है। वे शब्द जिससे उन दोनों के अर्थ को ना लेकर हम सीधे किसी और तरफ चले जाते हैं, कोई और अर्थ ग्रहण करते हैं, वे हमारे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इसमें मेरे को जो बतानी है आपको, अगर कोई ऐसे शब्द आप देखते हैं जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आप दिया गया है वाक्य के अंदर, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि कर्मधारय समास भी है, या फिर आपका अभी हमने द्विगु समास पढ़ा था जिसके अंदर संख्यावाचक है, वहां पे त्रिनेत्र वहां पे भी त्रिनेत्र आ सकते हैं, क्योंकि भाई तीन
नेत्र है जिसके, वहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन हमें हमेशा बहुव्रीहि समास लिखना है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमें बहुव्रीहि समास को अगर हम लिखते हैं, तो हमारा कभी वो जो आंसर होगा वो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ दिए हैं उस आपको प्रश्न, जिसको आप हल करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना इस वीडियो के अंदर जाना, कितना समझा, आपको भी पता लगेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसको ज़रूर करके देखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।